हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए आज का हमारा साइंस क्लास है, तो इसमें आज उष्मा चैप्टर से हमारा टॉपिक है। तो देखते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चाल बढ़ जाएगा। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु से उस वस्तु से प्रवाहित होगी। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये इसमें ऊष्मा भरा है, ये गर्म है तो, और ये ठंडा है। तो आपने देखा होगा अक्सर कि जो वस्तु गर्म रहता है वो ठंडे की तरफ बढ़ता है, अग्रसर होता है, तो इधर प्रवाहित होगा। अब देखिए, अब हमारा आता है किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चाल घट जाएगी। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया था? इसके पहले सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था। अब देखिए वही क्वेश्चन यहाँ भी है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था। अब देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसाकर घिसकर पिघला दिया था? डेबी ने किया था। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदला जाता है तो या ऊष्मा कार्य में बदला जाता है तो किया गया कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है? 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। जब कुछ वस्तु का पानी का लगातार मंथन किया जाता है जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरित होता है? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। अब देखिए, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है। ऊष्मा का यूनिट है जूल। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10³ जूल होता है। अब देखिए, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस क्यों करता है? ऊँट में दिमाग नहीं होता है जिसके कारण वह तेज गर्मी महसूस नहीं कर पाता। दूसरी ओर ऊँट में शरीर के तापक्रम को स्वयं नियंत्रित करने की प्रकृति क्षमता भी होता है। बर्फ़ पर दाब पड़ने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक बढ़ जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी क्यों होता है? क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अब देखिए, ताप युग्म किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सीबेक के प्रभाव पर होता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? स्टीफन के नियम पर होता है। दूर की अत्यधिक ऊंचे ताप वाली वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। अब देखिए, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यंक निम्नतर होता है। विकिरण पायरोमीटर से किनका तापक्रम नापा जाता है? 2 असदृश धातुओं का।
सेल्सियस स्केल पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखिए, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना है? 273 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 होता है। 310 केल्विन होता है। अब देखिए, हमारा जो है ये 273 हमारा क्या है? परम शून्य 0.15 में आप अगर जो 37 डिग्री तापमान होता है मानव शरीर का सामान्य ताप, ये हमारा सेल्सियस पैमाने में। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा केल्विन पर पैमाना आ जाएगा। तो कितना आएगा? ये 1.5 यहाँ नहीं दिया गया है बहरहाल। अब 7 को 3 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, शून्य यानी कि 1। 7 3 10, 1 11 हो गया हासिल। और 1 हासिल बचा तो 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 310। यही हमारा होगा केल्विन। अब एक चीज़ और, फ़ारेनहाइट में पूछता है तो कितना होगा? 98.6 फ़ारेनहाइट, और कहीं कहीं होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, ये होता है। अब देखिए, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? -40 डिग्री, -40 डिग्री ये लिखा है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उसका वस्तु का ताप कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब देखिए भैया, ये जो 273 लिखा गया है, 273 सॉरी, यहाँ जो 212 लिखा है, 212 फ़ारेनहाइट, ये हमारा एक चीज़ और, जल का क्वथनांक है फ़ारेनहाइट में, और ये जल का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला हमारा सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो ये होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। मानव शरीर, देखिए अभी हमने बोला है मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सेल्सियस स्केल पर, यह 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब एक चीज़ और, फ़ारेनहाइट स्केल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मसूरी में जल का तापमान कितना होगा? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तापमान में परिवर्तन यहाँ नहीं होगा। पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ 1 डिग्री तापमान जो है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे क्षोभमंडल में तापमान घटता चला जाता है। इसीलिए तो पहाड़ों पर जैसे हिमालय पर्वत हुआ या गाडविन ऑस्टविन हुआ, ये सब जहाँ जाएंगे तो वहाँ बर्फ़ जमे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर तापमान धीरे धीरे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाता है तैसे त्यों त्यों आपका जो है तापमान घटता चला जाता है और दाब भी कम हो जाता है। अगला हमारा आता है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए अभी यहाँ 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अभी क्या पहले पढ़े क्या है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब देखिए, ये भी कहीं कहीं इतने ही आता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी की ऊष्मा की कुचालक होता है। लकड़ी जो है क्या होता है? ऊष्मा की कुचालक होती है। अब देखिए, जब
जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास के विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल पहले कम हो जाता है और उसके बाद बढ़ जाता है। यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होगा फिर बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ेगा। अब देखिए, जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले तो वो कम होगा फिर बाद में बढ़ जाता है। यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होता है फिर बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण गैस का असामान्य प्रसार होने के कारण होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अब देखिए, ये जो लोलक घड़ी होता है, ये मान लीजिए हमारा घड़ी है, यहाँ ये और यहाँ ये लोलक है, ये घड़ी बनाया है, तो ये लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है और ठंडक में सिकुड़ जाती है। तो इसलिए इसका दोलन करने की जो है, अभी मान लीजिए ठंडक में इतना था और गर्मियों में लंबाई बढ़ने के कारण इतना हो गया। अब ये इतना दोलन करेगा तो इसकी जो है इस समय बढ़ जाएगा। अब देखिए, अगला हमारा आता है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट क्यों जाता है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडे होने पर सिकुड़ती है, यही होता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक स्थान छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। अब देखिए, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाली है। झील के अंतस्थ स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तापमान। कोई झील जम जाती है वहाँ बर्फ़, तो उसके तल में 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहीं कहीं आता है, एक प्रश्न आता है कि झील में मछलियाँ क्यों जीवित कैसे जीवित रहती हैं बर्फ़ जमने के बाद भी? तो झील में जो मछलियाँ होती हैं वो झील के तल में चली जाती हैं, जहाँ जल में जो है उसका तापमान जो है झील के तल में जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। इस वजह से वो जीवित रहती हैं, ऊपर बर्फ़ भले ही जो है जमा रहे। अब देखिए, आता है, बर्फ़ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर बर्फ़ नहीं जम पाती है। तो अभी हमने बोला है इसके बारे में। अब देखिए, ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है? ऊष्मा और ताप। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ताप किसी वस्तु की तापीय अवस्था है। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा वस्तुओं की अपेक्षिक ताप द्वारा निर्धारित होता है। ताप का निर्धारण ऊष्मा के परिमाण द्वारा होता है। ऊष्मा का परिमाण वस्तुओं के द्रव्यमान, वस्तु की विशिष्ट ऊष्माधारिता तथा वस्तु के ताप तीनों पर निर्भर करता है। दो वस्तुओं के ताप समान रहने पर भी उनमें ऊष्माओं के परिमाण भिन्न हो सकता है। तो ये हमारा अंतर है। अब देखिए, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं नहीं जाते हैं? चालन के कारण। अब देखिए, द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। विद्युत केतली में पानी क्यों गर्म
होता है संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आता है? विकिरण माध्यम से आता है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण की। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, क्यों? कौन सी है? विकिरण है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कम होता है अथवा अधिक? तो अधिक होता है। बोलोमीटर नामक यंत्र क्या मापता है? ऊष्मीय विकिरण मापता है। यानी बोलोमीटर, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण नापने के यंत्र है। ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ियों के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अब देखिए, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन के कारण। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। विद्युत केतली में पानी क्यों गर्म होता है? संवहन के कारण होता है। ऊष्मा की सूर्य पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आता है? विकिरण माध्यम से आता है। ये अभी पढ़ा है, ये सब इसको देख लीजिएगा। ठंड में लोहे के गुटके और लकड़ियों के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाता है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किसका कारण है? जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। और एक चीज़ और, जल का अगर जो आपेक्षिक घनत्व पूछे सबसे अधिक किस पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। एक ट्यूबवेल पंखे को बंद कर कमरे में एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा किस प्रकार की होगी? गर्म होगी। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठंड पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी, आश्वित पानी में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? समुद्र का पानी होगा, क्योंकि उसमें NaCl नहीं होता है। क्या होता है? NaCl होता है। तो NaCl के मध्य जो है एक वैद्युत बंध बनाता है। वैद्युत बंध किसे कहते हैं? जब दो परमाणु या तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थायी स्थानांतरण से बने बंध को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। अब देखिए, हमारा आता है टॉपिक। हमारा क्या टॉपिक है? आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त विकिरण कर देता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि कपड़े शरीर की ऊष्मा को बाहर आने से रोकते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में कौन सा रंग संयोजन सबसे उचित है? सफ़ेद, ऊपर सफ़ेद नीचे काला। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में कैसी गर्मी महसूस करते हैं? अधिक करते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना कि दोपहर का। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल में क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे परावर्तित करते हैं। अब देखिए,
काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित करते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति कैसे सुनिश्चित की जाती है? एक ठंडे जल से भरे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं चले जाते हैं? चालन के कारण। द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। विद्युत केतली में पानी क्यों गर्म होता है? संवहन के कारण होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आता है? विकिरण के माध्यम से आता है। अब देखिए, सूर्य का जो किरण होता है वो माध्यम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखिए उसका जो तरंग संचरण की दिशा होती है ये सभी दिशाओं में कहता है संचरित होता है। एक सामने होता है, एक ऊपर नीचे, एक दाएं बाएं, ऐसे करके। इसीलिए जो सूर्य का प्रकाश होता है या विकिरण जो होता है, विकिरण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु ध्वनि का जो है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। और एक चीज़ और, जो प्रकाश है, अभी देखिए क्या है, चंद्रमा अगर जो वहाँ चमकती है या सूर्य चमकता है तो हमारी धरती पर यहाँ तक पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ये तरंग संचरण की दिशा है ये लंबवत और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में होती है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर देखिए इसी कारण से प्रकाश की जो है, प्रकाश यहाँ तक पहुँच जाता है, परंतु मान लीजिए चंद्रमा पर कोई घटना हुआ, मान लीजिए बहुत बम ब्लास्ट हुआ, तो उसका आवाज़ धरती तक नहीं पहुँच पाता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, परंतु प्रकाश को नहीं पड़ता है। अब देखिए, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? विकिरण है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कम होती है अथवा अधिक होता है। बोलोमीटर नामक यंत्र क्या मापता है? ऊष्मीय विकिरण ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का अच्छा चालक है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित तो हो जाता है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। अभी इसके बारे में बता चुके हैं। धूप से बचने के लिए छाते में कौन सा रंग संयोजन सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद, नीचे काला। अफ्रीका के काली त्वचा वाली व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में कैसी गर्मी महसूस करती हैं? अधिक करती हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना कि दोपहर का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करना पड़ता है, इसी कारण से दोपहर में ऐसा नहीं होता है। ये भी बता चुके हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति कैसे सुनिश्चित की जाती है? एक ठंडे जल से भरे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किसका है? किरचॉफ का नियम है। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा को पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है, परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है। क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? ठंड के गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? 80
कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? 536 कैलोरी पर ग्राम होता है। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? स्टीफन का नियम है। स्टीफन का विकिरण नियम E प्रोपोर्शनल टू T पावर 4 होता है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है न्यूटन के शीतल नियम से। न्यूटन का शीतल नियम कब लागू हुआ? कब लागू होता है? देखिए, न्यूटन का शीतल नियम जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? 10 मिनट से अधिक। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन हैं? डीवार हैं। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय कैसे रोका जा सकता है? चालन, संवहन व विकिरण से। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली क्यों होती हैं? विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवारें तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकट से या प्रविष्ट होने से रोकती है। किस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में प्रयुक्त ऊष्मा क्या कहलाती है? उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में प्रयुक्त ऊष्मा क्या कहलाता है? उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म क्यों हो जाती है? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मधारिता काफ़ी अधिक होता है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार क्यों किया जाता है? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। निम्न तापीय इंजन का अनुप्रयोग किस में होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अब देखिए, तापमापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग कहाँ होता है? अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में होता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिणत होता है क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। मिश्र धातुओं के गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कम होते हैं अथवा अधिक कम होता है। द्रव के वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन कहलाते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है भैया। अब देखिए, पानी कब उबलता है? जब जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या है? 273.16 केल्विन या 273.15 केल्विन होता है। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा अथवा घटेगा? घटेगा। वह ताप जिस पर बर्फ पानी वाष्प संतुलन में रहता है वह त्रिग बिंदु होता है। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करता है? द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर होता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है
अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि पहाड़ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनाती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अब एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो पहाड़ पर बर्फ़ जमता है, अभी हमने बोला है, जैसे मान लीजिए ये हमारा पहाड़ है, तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो देखिए हम लोग कमरे में रहते हैं तो उसमें ज़मीन से भी निकलता है, फिर जो मानव रहते हैं कमरे में उनसे भी निकलता है। जो छोटे छोटे जैसे धातु हुए, लोहे का कोई आप जो है उपकरण रखे हैं, वस्तु रखे हैं, हर जगह से जो है चारों तरफ से ऊष्मा ही निकलती है। और ऊपर से सूर्य की जो है ताप छत पर पड़ता है, उससे भी ऊष्मा निकलता है। तो इससे जो है कमरे का टेम्परेचर बना रहता है, तो वाष्पीकरण होने लगता है। और जब वही पहाड़ पर जाकर टकराता है तो पहाड़ एक तो ऊंचे होते हैं, तो इसीलिए जो है वहाँ क्या होने लगता है, बर्फ़ जमने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ खाली सूर्य का प्रकाश ही पहुँच पाता है, वहाँ आसपास कोई जो है वस्तु ऊष्मा जो है क्रिएट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ कुछ रहता ही नहीं है, पहाड़ ही पहाड़ रहता है। तो वहाँ हवा टकराएगा तो क्या हो, बर्फ़ जम जाता है। क्योंकि अपने साथ क्या ले जाता है? ओस बिंदु, मतलब पानी जो है ले जाता है, वाष्प ले जाता है, इसी कारण ऐसा होता है। अब देखिए, पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित ही रहेगा। पानी के जो है पानी जो गिलास में पानी भरा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका उपयुक्त कारण क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। अब देखिए, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? ऊर्जा होता है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलता है? प्रथम नियम से मिलता है। रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या अपरिवर्तित रहता है? ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है। समतापीय परिवर्तन में क्या अपरिवर्तित रहता है? ताप अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान बनाए रखना। सूर्य की सतह का ताप क्या होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड 6000 केल्विन होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो तो क्वथनांक व हिमांक में क्या परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है, हिमांक घट जाता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से होता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है? जब वह काला और खुरदुरा हो। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारा या पारद का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। गर्म करने से विस्तारण पर क्या प्रभाव पड़ता है? पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह क्यों होता है? क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बैकेलाइट का हैंडल क्यों लगा होता है? क्योंकि लकड़ी और बैकेलाइट ऊष्मा के कुचालक होते हैं। एक
थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है? पूर्व विकिरण पायरोमीटर है। अब देखिए, जब 16 बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजों में अधिक गर्म क्यों रखा जाता है? क्यों? दो कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में काम करता है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होता है तो अपेक्षित आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होता है तो अपेक्षित आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जब किसी द्रव के 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होता है तो अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ब्लैक बॉडी कौन से विकिरण को अवशोषित करता है? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। सेल्सियस में मापने का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होता है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ब्लैक बॉडी कौन से विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य के। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार होने पर ज़्यादा ठंड महसूस होता है? साफ मौसम में होता है। अब देखिए एक चीज़ और, कैलोरी। 1 ग्राम जल का तापमान एक वायुमंडलीय दाब पर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए तो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4146 जूल होता है। तो देखिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो यही हमारा आएगा पॉइंट, ये वाला। अब देखिए हमारा आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ़ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ़ का अधिक भाग जल बन जाता है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण होता है। ताप का मात्रक क्या है? ताप का मात्रक केल्विन है। प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम तापमान कितना होता है? 10⁸ केल्विन होता है। अब देखिए न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? न्यूनतम संभव तापमान 10⁻⁸ केल्विन होता है। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है? 10�7 केल्विन होता है। ठंडे देशों में जहां न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है पारा युक्त तापमापी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जमने लगता है। अब देखिए ठंडे प्रदेशों में कौन से तापमापी का प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल युक्त तापमापी का प्रयोग। अल्कोहल तापमापी कितने तापमान पर जमता है? -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सेल्सियस पैमाने पर बर्फ़ के पिघलने का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? फ़ारेनहाइट का किया जाता है। अब देखिए ऊष्मा का परिमाण मापने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरी ऊर्जा कितने जूल के बराबर होता है? 418 जूल के बराबर। ऊष्मा की मात्रा बढ़ने से आयतन पर क्या फर्क पड़ता है? आयतन बढ़ जाता है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ने पर उसके आकार में वृद्धि हो जाता है, क्योंकि इसको क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब देखिए जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ने पर
उसके आकार में वृद्धि हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। पदार्थ में हुआ प्रसार किस पर निर्भर करता है? प्रसार गुणांक पर करता है। ठंडे देशों में तालाबों के जमने पर भी मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्योंकि जल के जमने की प्रक्रिया उस ऊपर से नीचे की ओर होती है। इसी कारण तालाब का ऊपरी भाग जम जाता है और निचले भाग वाला 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल की अवस्था में ही रहता है। अब देखिए हमारा आता है जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद बढ़ना आरंभ होता है। इसे क्या कहते हैं? जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। जल ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? ऊष्मा का संचरण कहलाते हैं। अब देखिए धातु का प्याले में चाय पीना कठिन है, जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। ऐसा क्यों? क्योंकि चीनी मिट्टी ऊष्मा की कुचालक होने के कारण इसका प्याला ऊपर से गर्म नहीं होता है। एस्किमो लोग बर्फ़ की दोहरी दीवारों के मकानों में क्यों रहते हैं? क्योंकि बर्फ़ की दोहरी दीवारों के मध्य हवा की परत होती है जो बर्फ़ की ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है और फलस्वरूप कमरे का तापमान बाहर के तापमान की अपेक्षा अधिक बना रहता है। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा बिना किसी माध्यम के गमन करता है क्या कहलाती है? विकिरण कहलाती है। चाय की केतली की सतह चमकदार क्यों बनाई जाती है? चमकदार तथा श्वेत तल से ऊष्मा का उत्सर्जन बहुत कम होता है। किसी पिंड द्वारा अवशोषित ऊष्मा विकिरण के अनुपात को क्या कहते हैं? पिंड की अवशोषण क्षमता कहलाती है। जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? कृष्णिका पिंड कहलाते हैं। सर्दियों में काले व गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि काला वस्तु ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होता है, इसीलिए गहरे और कपड़ों को सर्दी में कम लगती है। अब देखिए हमारा आता है किसके नियमानुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करेगी? किरचॉफ के नियमानुसार होता है। रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म रात बहुत ठंड होता है, क्योंकि रेत दिन में ऊष्मा का अवशोषण करके गर्म हो जाता है तथा रात में ऊष्मा का उत्सर्जन करके ठंड हो जाता है। अब देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? कुछ पदार्थ एक विशेष प्रकार के ऊष्मा विकिरण का अवशोषण कर लेते हैं, परंतु अन्य प्रकार का नहीं। इसे वर्णात्मक अवशोषण कहते हैं। कांच एक ऐसा ही पदार्थ है, यदि विकिरण किसी नीचे ताप के स्रोत से आ रही है तो कांच उसका अवशोषण कर लेती है, परंतु यदि विकिरण किसी उच्च ताप वाले स्रोत सूर्य विद्युत लैंप से आ रही है तो कांच उसका अवशोषण नहीं कर पाता है। लघु तरंगदैर्घ्य होने के कारण विकिरण को आर पार निकल जाने देता है। अब देखिए कांच के इस गुण के कारण पौधों के रखने के कमरों की छतों तथा दीवारें कांच की बनाई जाती हैं कि सूर्य से आने वाली विकिरण उनके पार निकल जाते हैं और पौधों को ऊष्मा मिल जाती है। साथ ही अंदर के पौधे फर्श इत्यादि ऊष्मा विकिरण निकालते हैं, परंतु यह विकिरण नीचे ताप के स्रोतों से या निम्न ताप के स्रोतों से आने के कारण कांच से होकर बाहर नहीं जा सकता। इसमें से अधिकतर कांच द्वारा अवशोषित हो जाता है तथा ग्रीन हाउस में वापस विकिरित हो जाता है और कमरा गर्म बना रहता है। तो आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही।
और देखिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इतना पूरा वीडियो बीत चुका, लेकिन जो है पढ़ा चुके, लेकिन बताए आपसे एक बार भी नहीं कहा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। अब तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।